जी सर। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है सर। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आज सोशल मीडिया इससे हमारे मौजूद ये बच्ची बोल रही हैं, इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बच्ची जो बोल रही हैं, इनकी आवाज साफ। प्रियंका, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है। पाठक जी नमस्कार। जी नमस्कार। प्रसाद साहब और नमस्कार। इस व्याख्यान माला की 8वीं कड़ी है आज हमारी, और इस कड़ी में मैं लेफ्टिनेंट कर्नल टी.एस. प्रसाद जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद। उनके परिचय के लिए मैं प्रोफेसर आलोक पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के विशिष्ट वक्ता का परिचय दें, और फिर प्रियंका आप अपना ऑडियो ठीक करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोफेसर आलोक पांडे जी का मैं स्वागत करता हूं कि वे हमारे वक्ता का परिचय दें। गुरुजी आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हैं अभी। आलोक गुरुजी। हाँ, थैंक यू, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल टी.एस. प्रसाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
और अभी जिन सज्जन ने मुझे आपका परिचय देने को कहा वो हमारे विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी हैं। और तो मैं प्रसाद साहब का एक पहले औपचारिक परिचय देता हूं, फिर 2 शब्द और कहूंगा और उसके बाद फिर बच्ची आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगी। प्रसाद साहब का जन्म 1963 में कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में हुआ। आपके पिताजी खनन अभियंता थे और उन्होंने अपनी नौकरी राउरकेला, उड़ीसा और जमशेदपुर, जब तब बिहार में था, वहां पे की थी। आपकी 12वीं तक की शिक्षा भी वहीं पे हुई। उसके बाद उन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया और खड़गवासला में ट्रेनिंग ली। 4 साल की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद आप भारतीय थल सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद से उन्होंने पद में कमीशन प्राप्त किया। जीवन शुरू किया सेना में। सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स में करीब 21 वर्ष तक सेवा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से उन्होंने स्वैच्छिक निवृत्ति ली। इसके बाद 11 साल निजी क्षेत्र में कार्यरत रहे और आजकल स्वनियोजित है। हिंदी भाषा में प्रसाद साहब की रुचि स्कूल के दिनों में ही संदीपित हुई थी और यह रुचि इतने वर्षों से इनके साथ ही रही। हिंदी में लेखन भी शुरू किया इन्होंने आगे चल करके, पठन पाठन तो होता ही रहा। 2017 में प्रसाद साहब का लिखा हुआ उपन्यास पावनी आता है, जो मैंने पढ़ा है। इसी उपन्यास से प्रसाद साहब से मेरा परिचय हुआ था और मैत्री हुई थी। आप भी पढ़ेंगे, आपको पढ़ने का हम तरीका बताएंगे। 2019 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित मां धनपति देवी स्मृति कथा साहित्य प्रतियोगिता में इनकी कहानी क्षितिज के उस पार पुरस्कृत हुई और एक अन्य कहानी समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके अलावा कुछ अप्रकाशित कविताएं, कहानियां और आलोचनात्मक लेख भी आपने लिखे हैं और हिंदी का पठन पाठन आप करते ही रहते हैं। अब मैं आता हूँ, अनौपचारिक परिचय है और अनौपचारिक बातचीत है। अब मैं प्रसाद साहब को प्रसाद साहब कह के पुकारूंगा, मैं उन्हें ये कहता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, प्रसाद साहब से मेरा परिचय हुआ था कई साल हो गए। कई साल पहले मुझे एक फ़ोन आया कि मैं फलाने हूँ और मेरी हिंदी में दिलचस्पी है और मैं हिंदी विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों से आकर के मिलना चाहता हूँ। प्रसाद साहब उसके बाद विभाग आए, हमने उनका स्वागत किया और फिर उनसे मिलना जुलना जारी रहा। फिर प्रसाद साहब ने अपना उपन्यास दिया जो मैंने पढ़ा और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्रसाद साहब लगातार लिखते रहे, कविताएं, गद्य भी, और वो कभी कभी इन्होंने मुझे पढ़ने का अवसर भी दिया। तो मैंने 2-3 बातें महसूस की प्रसाद साहब में। आप देखेंगे जब वो बोलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, और खास करके उनका बोलना बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि जिसकी मातृभाषा मूलतः तेलुगु है, जो मूलतः तेलुगु भाषी हैं, उनकी हिंदी कितनी अच्छी है। ये ठीक है कि वो आर्मी के बैकग्राउंड में रहे और उनके पिताजी इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो उत्तर भारत में बड़े हुए। बावजूद इसके आप देखेंगे कि सबकी हिंदी उतनी अच्छी तो नहीं होती है। हर आर्मी वाले साउथ इंडियन की हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती। कैसे इतनी अच्छी हिंदी प्रसाद साहब की हुई होगी, आप वो बताएंगे या आप उनसे पूछ भी लेंगे। और ये सीखने की बहुत बड़ी बात है। हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम है, पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, देश के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, इन बहुत सारी चीजों ने मेरे मन में उनके प्रति आदर पैदा किया। और फिर हमने सोचा, पाठक जी से हमने बात की कि हमने कहा कि हम साहित्यकारों के भाषण, प्रोफेसर्स के भाषण तो हम कराते रहते हैं बच्चों में, हमें एक नया दरवाजा खोलना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से को बच्चों के सामने लाना चाहिए जो हिंदी की रोटी नहीं खाते हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर नहीं हैं, जो हिंदी के आलोचक साहित्यकार नहीं हैं, लेकिन जो हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, जो हिंदी के सच्चे सेवी हैं, जो हिंदी के हित चिंतक हैं। उनमें हमने सोचा कि सबसे पहले हम प्रसाद साहब से शुरू करेंगे और हमने प्रसाद साहब से निवेदन किया और प्रसाद साहब आज हमारे बीच में हैं। तो प्रसाद साहब का बहुत बहुत स्वागत है। प्रसाद साहब आपसे रूबरू होंगे और अपना टॉपिक जो उन्होंने पहले बता रखा है, हिंदी कितनी दूर कितनी पास, और उसके बारे में बात करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा उनसे सवाल पूछें तो भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, वे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, हिंदी के अनन्य प्रेमी हैं। तो ऐसे मौके का लाभ उठाएं, उनको जितना सुन सकें, जितना उनसे सीख सकें, उसकी कोशिश करें।
प्रसाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा और आप आ जाइए प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? जी जी सर। जी सर। जी ठीक है। जो आलोक साहब ने बताया उसके आगे ही बताऊंगा, उस बात को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। तो कुछ बातें हैं, जैसे मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई थी वो एक सरकारी स्कूल में हुई थी, पहली और दूसरी कक्षा की जो शिक्षा थी। तो मैं भी जमीन पर बैठकर स्लेट और खड़िया लेकर पढ़ा हूँ। तो हिंदी के अक्षर लिखने में बहुत अच्छा लगता था। तो हो ना हो शायद इसकी नींव वहीं पर पड़ चुकी थी उस वक्त। उसके बाद दूसरी कक्षा में उसको दोहराते हुए मैं कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती हो गया, राउरकेला में। तो जैसा अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पर ज्यादा जोर होता है, वो सब होता है, लेकिन वहां पर हमें एक बहुत अच्छी हिंदी की टीचर मिली। तो वो प्रोत्साहन करती थी और उन्हें पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका मालूम था। तो उस दौरान जो एक तरह से रुचि जागी मेरी, तो उसमें क्या पढ़ता था मैं, यही चंदा मामा, लोटपोट, अमर चित्र कथा वगैरह ये सब पढ़ते पढ़ते, तो जाने अनजाने में कहीं कहते हैं पृष्ठभूमि में ही सही कुछ रुचि बनती रही। और इसके बाद जब मैं थोड़ा आगे गया, वहां से पिताजी का तबादला हो गया था, फिर जमशेदपुर के पास पहुंच गए। तो 8वीं और 9वीं में जब मैं आया, फिर से कॉन्वेंट स्कूल में ही था, तो वहां पर जो हिंदी की किताबें पढ़ना वगैरह कम हो गया। इसके बारे में मैं आगे भी जरा बताऊंगा कि क्यों कम हो गया। और वहां पर जो हमारे शिक्षक थे वो औसतन ही थे, कोई खास नहीं थे। और फिर वहां भी 2 साल की शिक्षा पूरी करके, तो उस दौरान मैं सिर्फ ये धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, थोड़ा बहुत सरिता, कादम्बिनी, ये सब पत्रिकाएं पढ़ता था, उससे ज्यादा नहीं। फिर वहां से जब मैं 11वीं 12वीं में गया, उस जमाने में हम उसको इंटरमीडिएट साइंस कहते थे, वहां पर भी एक अतिरिक्त भाषा के तौर पर हमें हिंदी पढ़ाई जाती थी, कटक में, उड़ीसा में। तो तब कई सारी किताबें पढ़ी मैंने हिंदी की, ये जो सनसनीखेज होती हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की, फिर रानू, गुलशन नंदा, ये सब पढ़ता रहा। तो 2 साल ये सिलसिला चलता रहा और वहीं से फिर मैंने एनडीए ज्वाइन किया। और जैसे ही मैंने एनडीए ज्वाइन किया, ये एक बहुत कहते हैं ना विचित्र अनुभूति है, जो लोग फौज से जुड़े हुए नहीं हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि फौज में लोग सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी का स्तर बहुत ही, हम कहें कि, मैं कहूंगा औसतन होता है। वैसे तो बुरा होता है, घटिया होता है, अगर एकदम सपाट तरीके से कहें तो। ना कोई व्याकरण, ना कुछ तोड़ मरोड़ के, हर तरह से बोलते हैं, क्योंकि फौज में लोग जो होते हैं जगह जगह के होते हैं, सिर्फ दक्षिण के ही नहीं, उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के, फिर पूर्वी भाषा के, भारत के, सबकी हिंदी अलग अलग होती है। तो फौज में रहते हुए और फौज की जो शिक्षा होती है, हमें जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई होती है। ये सिर्फ इतना बता दूं, थोड़ा मतलब असंगत तो नहीं है, कि लोग सोचते होंगे कि ये फौजी है क्या, बस बंदूक उठाकर घूमता होगा या लेफ्ट राइट करता होगा। वैसे नहीं, पढ़ाई पे बहुत जोर दिया जाता है और बीएससी या बीए करवाया जाता है। तो मैंने बीएससी लिया था। तो चाहे वो विज्ञान के विषय हों या अन्य सैन्य भाषाएं हैं, जैसे मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। और फिर जो हमें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बंदूकों के बारे में, हथियारों के बारे में, गोलाबारी के बारे में, वो सब हिंदी में ही दिया जाता है। तो वो सिर्फ किताबी भाषा होती है, वो किताब में लिखा रहता है। और जो उस्ताद होते हैं, जैसे फौज में हम उस्ताद कहते हैं, तो वो हमें वहीं से पढ़कर सुनाते थे। इसके बाद तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये करीब 17-18 साल की उम्र से लेके 21-22 तक पहुंचते पहुंचते, वो हिंदी पढ़ने की जो मेरी आदत तो नहीं कहूंगा, एक श्रृंखला जो थी वो टूट गई। क्यों, इसका मुख्य कारण क्या है, ये सबके लिए बहुत ही आवश्यक है जानना, कि एक उम्र के बाद, खास तौर पर जब 16-17 की उम्र के बाद, अमूमन व्यक्ति क्या पढ़ना चाहता है, सनसनीखेज, एडवेंचर, कोई बड़े पैमाने पर जो उपन्यास होते हैं। कई लोग रोमानी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं।
ये सब हिंदी में तब उपलब्ध नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैंने जाकर पढ़ा नहीं, लेकिन उपलब्ध नहीं थी। जहां तक मैं जानता हूं आज भी नहीं है। वो जो ऐसा जो फुटकल या ऐसे निचले दर्जे के उपन्यास होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों में से जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन्होंने शायद पढ़ा होगा, जैसे एलिस्टर मैकलिन है, फ्रेडरिक फॉसेट है, केन फॉलेट है। तो इनके उपन्यासों में सनसनीखेज तो एक चीज है, लेकिन इतनी जानकारी मिलती है उस जगह के बारे में, उस समय के बारे में, लोगों के बारे में, वगैरह वगैरह, वहां की संस्कृति के बारे में, पहनावा, रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ बहुत होता है। साथ ही साथ मैंने अखबार पढ़ना भी तभी शुरू किया था, करीब 19-20 साल की उम्र में। तो अखबारों का स्तर अपने देश में तब हो या अब, जो स्तर अंग्रेजी के अखबारों में है वो आज भी हिंदी के अखबारों में नहीं है। चाहे आप वो विषय की प्रस्तुति हो, चाहे वो शब्दों का हेर फेर हो, चाहे आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विस्तार हो। मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ हिंदी के अखबारों में, तो वही वही जातीय प्रांतीय समाचार या देश का समाचार, और उसमें भी एक दो विषयों को लेकर ही राजनीतिक वगैरह वगैरह उसी का पृष्ठ पेषण चलता रहता है। उसके अलावा अगर आप जानकारी चाहें तो वो ज्यादातर मिलती नहीं है। और मैंने जो होता है ना, हर एग्जाम्स होते हैं, हमारी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो फौज में भर्ती होते वक्त या फौज में भर्ती होने के बाद, आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते वक्त, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनते वक्त कई सारी परीक्षाएं होती हैं हमारी। उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है, और उनमें एक विषय होता है सामान्य ज्ञान, या कहते हैं सांप्रतिक विषय, करंट अफेयर्स। वो सभी मैंने सिर्फ अंग्रेजी अखबार पढ़कर ही पास किए हैं, वो जितने इम्तिहान थे। तो ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कमजोर कड़ी है हिंदी भाषा में। तो खैर, तो तब तक हिंदी पढ़ना लिखना वगैरह काफी छूट गया था। तो 21-22 साल की उम्र में मैं कमीशन हुआ था एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो फिर करीब 23-24 साल तक हिंदी से एक तरह से नाता टूट गया। ना पढ़ता था, ना छोटी मोटी जो कविताएं होती हैं, या 4 लाइनों का कुछ ऐसे मन में कोई भावना आ गई हो, या कहीं गया किसी से मिला तो छोड़ा आप बीती वगैरह, ये सब लिखा तो लिखा, वरना कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना कि कभी दूर कभी पास, तो करीब 22-23 साल तक मैं दूर ही था। तो ये मेरी अपनी जीवन यात्रा है। ऐसा होना चाहिए था या नहीं, ये और बात है। उसके बाद करीब वर्ष 2006 में मैं फौज से बाहर आया, और फौज में रहते रहते हुए आप मानेंगे नहीं कि अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत बिगड़ जाती है। जो लोग सोचते हैं कि फौजी अफसर को बात करते हुए या टीवी वगैरह के शो में इंग्लिश में बात करते हैं, फौज की अंग्रेजी एकदम वो नौकरशाही वाली अंग्रेजी होती है। जैसे आप लोग भी, जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, आप लोग देखते होंगे, बस वैसी भाषा होती है। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बहुत सुधर जाती है। फिर जब मैं 2006 में फौज से बाहर आया, तो चेन्नई गया था। मैं अपनी कुछ नौकरी कर रहा था, एक आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तो तब एक तरह से एक उत्साह चढ़ा, या आप कह सकते हैं कि भूत सवार हो गया कि मुझे हिंदी में एमए करना है। तो वो मद्रास यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया, एमए इन हिंदी। तो वहां का जो अनुभव था वो बड़ा विचित्र था, मैं तो कहता हूँ कि दुखदायक भी था। जो किताबें हमको मिली वो सब वो यूनिवर्सिटी में छपी किताबें ही थी। आज क्या हाल है मैं नहीं जानता हूँ, मैं 2007 और 8 की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान, वो हिंदी का इतिहास लें, हिंदी का उद्भव लें, और भाषा इतनी क्लिष्ट, जिसे कहते हैं, जिसकी किसी ने शब्दकोश को बगल में रख रख कर एक एक शब्द वहां से चुना और यहाँ पर लिखते हुए। तो बहुत मुश्किल था किसी भी तरह से उसमें रुचि लेना या उसके साथ लगे रहना। और जितने वहां पर थे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, सब के सब 30-35 पार के ही थे। हर कोई सिर्फ सरकारी नौकरी करने के लिए हिंदी में एमए करना चाह रहा था, उसका और कोई ध्येय नहीं था। ना कुछ हिंदी में सीखना चाहता था, ना आगे चलकर वो खुद हिंदी में कुछ करना चाह रहा था। तो जिसे कहते हैं मन उठ गया, वहां से मैंने छोड़ दिया उसको। आज भी मेरा वो जो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहीं पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर मैं हैदराबाद आ गया। फिर एक तरह से देखें तो हिंदी से जो है संपर्क फिर कम होता गया, फिर हिंदी से दूर होता गया मैं। और होते होते फिर 2014-15 के आसपास मैंने वो जो आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी, तब ज्यादा समय मिलने लग गया मुझे। तब मैंने सोचा कि चलो
एक स्टोरी लाइन है, मन में कथानक घूम रहा है कई सालों से, उसके ऊपर एक उपन्यास लिखते हैं। तो लिखा लिखा और किसी तरह उसको पूरा किया। और जो आलोक जी कह रहे थे कि उनको एक प्रति दी थी मैंने, कैसे संपर्क हुआ वो बता दें। तो ये जब इस उपन्यास को छपवाने की बारी आई तो वो एक अलग तरह की शिक्षा थी। मैंने सोचा कि मैं कहीं जाऊंगा, वो कहेंगे बहुत बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ रखिए, हम छाप देंगे, आपको 2-3 कॉपीज देंगे, वो बिकेगा। कई सारे तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। और तब मुझे पता चला कि जिस प्रकाशन घर का चाहे जो भी स्तर हो, उनमें जो दोगलापन और दम्भ है वो मुझे पहली बार दिखा था। राजपाल, राजकमल, लोक भारती, प्रभात, ये किताब घर वगैरह, भाई साहब आप पूछे मत कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। तो और उनके वेबसाइट पे हमेशा ये लिखा रहता था कि हम नए लेखकों को, नव अंकुरों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। प्रोत्साहन क्या, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक सारांश अपनी कहानी का भेजिए, हम वापस आपसे संपर्क करेंगे। वो वापस आना और संपर्क होना तो कभी हुआ नहीं। तो खैर, वो मैंने अपनी कोशिश से लखनऊ से एक ऑनलाइन कंपनी को चुना, उनसे मैंने प्रकाशित करवाया। उल्टे मुझे पैसे देने पड़े थे उनको। ये शायद आजकल कई लोगों को करना पड़ता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो करना पड़ा। उसकी कुछ एक कॉपियां बिकी। फिर बेचना उतना मेरा जो खास ध्येय नहीं था, फिर भी वो एक अनुभव था। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको जरा मेरी किताब का ना फैलाव विस्तार बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो किसी टीवी सीरियल या जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस के पास जाता हूँ। तो कई लोगों को मैं कॉल करता रहा, तो ले देके एक ही का नंबर लगा, राजश्री प्रोडक्शंस। तो मैं बड़ा खुश हो गया, इतना पुराना प्रोडक्शन हाउस, 1961 में इनकी पहली फिल्म बनी थी आरती। उसके बाद हम आपके हैं कौन, नदिया के पार वगैरह कई सारी फिल्म। तो उन्होंने मेरी कहानी पढ़ी और वो कहने लगे कि प्रसाद साहब आपकी कहानी वैसे ठीक है लेकिन हम फिल्म नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कहानी में झूठ बोलने वाले लोग हैं, नकारात्मक नहीं, जो है होता है कि जो अनैतिक लोग हैं। तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अजी साहब, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जिंदगी व्हाइट और ब्लैक में तो नहीं चलती है ना, ग्रे जोन में सभी रहते हैं। हर आदमी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, और अक्सर बीच में ही रहता है, और अच्छे और बुरे। तो खैर, वहां से आगे बढ़ते हुए जो आलोक साहब ने अ, मुझे एक तरह से ज्ञान दर्शन दिया। मैं यहाँ भी एमए करना चाहता था, उन्होंने कहा आप रहने दीजिए, एमए वगैरह करके बेहतर आपके लिए ये होगा। इन्होंने कुछ किताबों की सूची दी मुझे, करीब 12-15 किताबों की सूची, और कुछ पत्रिकाओं का उल्लेख भी दिया मुझे। तो वो पढ़ के जितना मेरा फायदा हुआ, एक तरह का एक नया रास्ता खुल गया। बहुत सारा, मतलब बहुत लेखकों के अनुभव, उनकी लेखन शैली, इन इन सब के बारे में मालूम हुआ। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, थोड़ा बहुत जहां भी हूँ, उसका जो रास्ता खोला था आलोक साहब ने। इतनी अच्छी अच्छी किताबें जो पढ़ी हैं मैंने, तो पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये मेरी जीवन यात्रा है। और अब क्या कर रहा हूँ, अभी एक और उपन्यास लिख रहा हूँ। तो इन सब के आधार पर ये जो मेरी जीवन यात्रा रही है, करीब आप मान के चलें 7-8 साल की उम्र से अब तक, अभी मैं 58 साल का हूँ, तो ये है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस जीवन के अनुभव के आधार पर जो मैंने कुछ सीखा है, आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों के सुझाव लेना चाहूंगा। तो यहाँ तक अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना चाहे तो कहे, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। हाँ सर, आपकी हिंदी के प्रति जो रुचि है वो हमें जी। बहुत सिखाएगी। और आपने, जैसे आलोक सर ने भी कहा कि आप तमिल तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रति आपकी जो रुचि रही है, उसमें उसके बाद साहित्य लिखना, साहित्य को पढ़ना, ये अभी हम नौजवानों को इससे आपके व्याख्यान से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हिंदी को अपने कोर्स में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं उतना जितने पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपके वक्तव्य से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाकी मैं अन्य छात्रों को आमंत्रित करती हूँ, जिन्हें भी सर से यदि करना हो तो वो अपना प्रश्न रखें।
वैसे सर मेरा एक प्रश्न है कि आपकी जो आपने जो पहला उपन्यास लिखा है उसे तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ये हमारे भीतर की कमी है कि हम नहीं पहुंच पाए। तो उस उपन्यास में क्या कुछ है, अगर आप उसके विषय में हमें बताएं तो हमें उसकी बेहतर समझदारी मिलेगी। हाँ ठीक है, ये तो उस उपन्यास का शीर्षक है पावनी, जो कि मुख्य पात्र है। एक जवान लड़की है जिसका नाम पावनी है, वो उसकी मुख्य पात्र है। तो ये करीब वर्ष 1981 से शुरू होकर 2014 के आसपास तक यह इस उपन्यास का समय विस्तार है। तो एक मध्यवर्गीय परिवार होता है, भोपाल का रहने वाला, पति पत्नी रहते हैं, आपस में प्रेम होता है। और उनका एक बेटा होता है। शादी के 5-6 सालों के बाद, थोड़ी मतलब कैसे कहते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के बाद उनका एक बेटा होता है। तो जैसे जैसे वो बेटा बड़ा होता रहता है, उसके बर्ताव में, व्यवहार में, बोलचाल में एक तरह की उग्रता आ जाती है। तो उस उग्रता से माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई भी बिगड़ने लगती है। 11वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते काफी एक तरह से कहते हैं बेवजह विरोध विद्रोह करता रहता है। तो इस बात को लेकर माँ बाप तो परेशान होते हैं, माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है। और ये कुछ सालों तक चलता रहता है। और जो माँ होती है उनको कैंसर हो जाता है, और कैंसर हो जाता है, वो मर जाती है। तो उस कैंसर के इलाज के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह के कैंसर की एक वजह मानसिक तनाव भी हो सकती है। तो बाद में जब वो औरत गुजर जाती है, तो जो उसका पति होता है, यानी इस लड़के का बाप, उनके मन में ये बात बैठ चुकी होती है कि मेरी पत्नी की मौत सिर्फ तनाव के कारण हुई है, और ये तनाव मेरे बेटे के कारण उनको मिला था। तो वो धीरे धीरे पूरा गुस्सा जो कहते हैं, या एक तरह का जो मन मुटाव वगैरह, मन में घर्षण अपने बेटे के प्रति नहीं निकाल देते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम जाओ दूसरे शहर में पढ़ो। तो वो भोपाल से जाकर इंदौर में पढ़ने लगता है, और वहीं हॉस्टल में रहता है। और धीरे धीरे जो पिता है वो अपने बेटे के साथ संपर्क तोड़ देता है, क्योंकि उनके मन में ये बात बैठ चुकी होती है कि जिस औरत से मैंने बहुत प्यार किया, मेरी पत्नी रही थी वो कई कई सालों तक, 22-23 सालों तक, वो सिर्फ इसके कारण इस दुनिया से चली गई। और उस घर्षण में और उस कड़वेपन में वो ये भूल भी जाते हैं एक तरह से कि ये तो मेरा अपना बेटा है। खैर, तो वहां कॉलेज जाता है वो, पढ़ते वक्त वहां उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है जो उसकी सहपाठी होती है। और धीरे धीरे दोनों में जान पहचान, प्यार वगैरह बढ़ता है, और कई सालों तक चलता है। फिर शादी होती है। लड़की के माँ बाप विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है दोनों की। और इस पूरे दौरान वो लड़की पूछती है तुम्हारे घर में हुआ क्या था, तो वो सिर्फ इतना बताता है कि मेरी माँ कैंसर से गुजर गई, और पिताजी जो हैं वो दूर रहते हैं। वो दूरी की वजह वगैरह नहीं बताता, क्योंकि उसको घबराहट होती है, उसमें एक तरह की हीन भावना, एक अपराध बोध जो होता है वो घर कर चुका होता है। तो वो सोचता है कि अगर जो असलियत मैं बताऊंगा इस लड़की को तो ये भी मुझसे दूर हो जाए। तो बताता नहीं है। शादी हो जाती है, और शादी के कुछ महीनों के बाद, जैसे कहते हैं ना, सच छुपता नहीं है, तो उस लड़की को पता चल जाता है कि हुआ क्या था। तो वो पूरी बात जानकर बहुत गुस्से में आती है कि ये सब बताना था। खैर, फिर वो कहती है कि अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं बाप बेटे को वापस मिला कर रहूंगी। तो दोनों अच्छी खासी नौकरियों में रहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जैसे नौकरियां, जैसे आईटी टाइप की नौकरियों में रहते हैं दिल्ली में। तो वो लड़की अपनी नौकरी छोड़कर वापस दिल्ली से भोपाल आते हैं, और वहां पर वो रहते हुए वो लड़की अपनी पूरी तरह से कोशिश करती है और कि बाप और बेटे के बीच में फिर से अच्छा मधुर संबंध बने, जैसे पिता और पुत्र के बीच में होता है। ये उसकी कोशिश है। पूरी कहानी इसी को लेकर है। आपने पूछा था कि कथानक क्या है, बताया मैंने आपको। जी और सर, कोई बहुत सवाल? शुक्रिया। जी सर जी बोलिए। सर मैं पूछना चाहूँगा, मतलब सर जानना, सर हिंदी में जैसे हम लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं, हाँ। तो सर उसमें बहुत सारी उम्मीद लग जाती है कि सभी चीज़ अच्छा ही होगा। और आपने बताया सर जब आप प्रकाशन के लिए गए थे तो बड़े बड़े जो राजपंत प्रकाशन हो गया और जितने भी हैं, तो हमको भी लगता है कि जाएंगे और हमारी किताबें छप जाएंगी। तो सर जब आपका ऐसा नहीं हुआ तो उसमें कैसा लगा आपको? नहीं, कोई निराशा नहीं हुई। कहते हैं ना वो असलियत हमेशा ठंडे पानी की तरह ही होती है ना। एक बार शुरू में थोड़ा ठंडा लगता है, उसके बाद बदन स्वस्थ हो जाता है। और कोई सवाल? देखिए, अब मेरे जो अनुभव है मैं कुछ बताऊंगा, उनमें ये सब जो आप कह रहे हैं
वो भी कवर हो जाएंगे। और कोई सवाल किसी का? हाँ, और किन्हीं का कोई सवाल हो तो वो रखे, अन्यथा हम लोग आगे सबसे जुड़ेंगे। सर, मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, आप अपना वक्तव्य दीजिए। तो ये जो खास तौर पर पिछले 5-6 सालों में मेरा जो अनुभव हुआ है, और कई जो आलोक साहब ने किताबें मुझे बताई थी वो उस तरह के हैं, यशपाल बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उसके बाद जैनेन्द्र कुमार वगैरह वगैरह, उस तरह की किताबें वगैरह पढ़ते पढ़ते थोड़ा और भी कि सबसे बड़ा अवरोध हिंदी लेखन में मैंने जो देखा, क्योंकि मैं साथ ही साथ अंग्रेजी मैंने काफी कुछ पढ़ा है। अंग्रेजी की जो विभिन्न धाराएं हैं, धर्म, दर्शन, शास्त्र, उसके बाद इतिहास, फिर जो सांप्रतिक मुद्दाएं, देश विदेश का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय संबंध वगैरह, काफी कुछ पढ़ा है। तो बहुत उत्कृष्ट लेख पढ़े हैं मैंने अंग्रेजी में भी। तो हिंदी का जो सबसे बड़ा जो अवरोध है वो है कि साहित्य, कि क्या साहित्य है क्या नहीं, इस उलझन में लोग पढ़ पढ़ के एकदम एक तरह से पिस गए कि क्या मेरा लेख साहित्य में शामिल होगा, क्या इसकी गिनती अच्छे अच्छे लेखों में होगी या नहीं। तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, कुछ उत्तर प्रदेश वगैरह के लोग हैं। तो मुसीबत की जड़ है कि इसकी जो कोश में परिभाषा है कि शब्द और अर्थ और भाषा की सहिष्णुता जो समाज के हित में होता है, ये जो पंक्ति है समाज के हित में, बस इसी में तो हर कोई बीड़ा उठा लेता है अपने सर पे कि मुझे समाज में जागरूकता फैलानी है, वास्तविकता का एक तरह से दर्पण बनना है, उत्पीड़ित लोगों की आवाज बननी है मुझे, जो हाशिए में लोग हैं, ये एक और बहुत एक फबीला शब्द है आजकल, हाशिए के लोग, उनको लाकर सबके सामने उनकी तकलीफों को पेश करना है। तो इस तरह के भंवर जाल में फंस गए हैं लोग, ये सोचते हुए कि मेरा लेख साहित्यिक है या नहीं। जो अंग्रेजी लेखक हैं वो इस असमंजस में, इस दुविधा में नहीं पड़ते हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर लिखते हैं और इसीलिए उसमें एक बहाव आता है, किसी तरह का ना जकड़न या सिकुड़न नहीं होती उसमें। तो हम ये देखते हैं कि भाषा की दुनिया में, आप लोग सभी भाषा से जुड़े हुए हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये इस तरह मुद्दों पे घिसना, साहित्य में घुसना, ये एक विकल्प है, ये अनिवार्य नहीं है। तो जब तक आप कोई भी व्यक्ति किस तरह से लिखना शुरू करता है, सहजता से, अपने अनुभव से, किसी घटना के बारे में देखकर, सुनकर, या फिर कहीं से कोई जानकारी मिलती है, या उसकी कोई कल्पना होती है, या मनोरंजन के लिए ही सही, तो जब लिखता है शुरुआत वैसे करता है, और सबसे ज्यादा मनोरंजकता उसमें होती है। आखिर आदमी किताब पढ़ेगा तभी ना जाकर वो जो लेखन पठन इन सब का विस्तार होगा। पहले के 2 पेज में ही अगर वो कुछ इस जाल में फंस गया कि मुझे साहित्यिक बनना है, तो बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करे या कोई बीड़ा उठा के चलना शुरू करे, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरी ये मान्यता है, और आप लोगों को मैं अगर सुझाव देने का पद तो मेरा है नहीं, फिर भी कहूंगा कि इस चक्कर में ना पड़ें कि मेरा लेख साहित्यिक है या नहीं। बस आप अपने मन से लिखिए। हाँ, इस पे 3-4 चीजें जो हैं, जो मैं थोड़ा आगे और बताऊंगा, उनसे बचें। एक तो अनर्गल, या जिसे एकदम हम रोजमर्रे के इस्तेमाल की भाषा में कहें, अंट शंट तरीके से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, बहुत खलता है। मैंने कई लोगों को पूछा जो बहुत अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं कि आप जगह जगह पर अंग्रेजी शब्द क्यों लिख रहे हैं। बोलते हैं नहीं साहब, ये तो आज का दौर ही ऐसा है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये अपनी पंडिताई दिखा रहा है या ये सनकी है, पागल हो गया है, तो इसीलिए यही चलता है। तो मैंने कहा लेकिन अच्छा तो नहीं लगता है, किसी ने आपसे कहा कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कीजिए, तो करते रहता है। और दूसरा, ये आप लोग सभी थोड़ा कहते हैं ना, आत्म अवलोकन भी कर लीजिए
कि वर्तनी की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं पढ़े लिखे लोग जब लिखते हैं। मात्राओं की गलतियां, की जगह छोटी ऊ की जगह बड़ी ऊ वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है। और व्याकरण, ये बड़े ताज्जुब की बात है, व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक बार लोग बीए एमए के लेवल तक पहुंच गए हैं, मेरे अनुसार तो 12वीं के स्तर तक आते आते और इसी तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो इसका बस ध्यान रखा है तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो एक और जो एक तरह से है कि जो पैरों में बेड़ी बन जाती है लिखने वालों में, किसी ना किसी शासन प्रणाली का या तो समर्थन करते हैं या विरोध करने के चक्कर में घुसे होते हैं। कि आप कहते हैं कि जैसे कोई वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, मध्य पथ का है, कोई ये है वो है वगैरह वगैरह। तो कोई आप किसी व्यवस्था के बारे में लिखना चाहें तो लिखें, लेकिन किसी का समर्थन या विरोध करने में क्या होता है, एक तरह की आदमी के अंदर एक आग जलने लगती है। और जलता हुआ आदमी क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो तो खुद ही झुलस जाएगा। तो इससे बचें। और क्या होता है कि फिर लेखन में एक रास्ता आ जाती है। कई सारे इंटरनेट फेसबुक ग्रुप्स में भी मैंने देखा है कि जिसको देखो वो यही लिख रहा है कि क्या बाजारवाद के कारण क्या समस्या है, समाजवाद के कारण क्या है, और फिर वो क्या लोकतंत्र में क्या ठीक है, तानाशाही में क्या ठीक है, इसमें घिस जाते हैं। उसके बाद एक और है विचारधाराओं की जकड़न। कोई कहता मैं उदारवाद हूं, कोई कहता मैं नहीं हूं, कोई धर्मनिरपेक्ष है, कोई नहीं है, कोई बुद्धिवादी है, कोई कहता है नहीं मैं समाजवादी हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो इस तरह से क्या होता है कि इस उम्र में आप लोग सभी मेरे ख्याल से जो हैं 22-23 से लेकर 28-30 की उम्र के होंगे। इस उम्र में आपके कितने अनुभव हैं, कितनी मधुर कल्पनाएं होंगी, घटनाएं होंगी, अनुभव होंगे, कुछ घर के हाथ से होंगे, दोस्तों के साथ घूमते घामते। इन चीजों पे लिखें। इन चीजों की बहुत सख्त कमी है। आजकल पत्रिकाओं में अगर छप रहा हो तो और बात है। जहां तक मैंने देखा है, करीब 2-3 साल पहले तक मैं, हमारे पास एक पुस्तकालय है, वहां जाकर पढ़ता था ये सरिता कादम्बरी। वो तो एक दो कुछ होती थी कि कुछ रोजमर्रे की घटनाएं, वरना यही सब तो होता था। कि वहां भी कुछ भाषणबाजी ही ज्यादा होती थी। तो इस तरह की चीज से चलिए, क्योंकि जो है राजनीति करना, विचारधाराओं की पुष्टि करना, ये सब भाषा का एकमात्र ध्येय नहीं है। एक ध्येय हो सकता है, एकमात्र नहीं। तो इससे जरा बच के रहें तो अच्छा रहता है। तो जो लेखन होगा वो एकदम स्वच्छ भी रहेगा, उसमें प्रवाह रहेगा। एक और मैंने देखा है जो अंग्रेजी में नहीं है, मतलब जो मैं कहने वाला हूं, जो बीमारी, महिमा मंडन बहुत है। हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को, उनकी कुछ प्राप्तियां होंगी, उन्होंने कुछ हासिल किया होगा, उसके आधार पर उनको महात्मा बना देते हैं, ये बना देते हैं। और मेरा जो जिक्र है सिर्फ गांधी जी पर नहीं है, तो महात्मा मैंने ऐसे ही कहा। तो क्या होता है कि उनके इर्द गिर्द वो लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और जो उनके बारे में लिखा जाता है उसको साहित्य का दर्जा मिल जाता है। तो जब तक हम व्यक्ति के हर पहलू को उजागर नहीं करते हैं, और वो भी निष्पक्ष होकर, चाटुकारिता से नहीं, निष्पक्ष होकर, तो फिर उसमें संतुलन नहीं रहेगा। तो जो निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, वो तो कभी, साहित्य की बात छोड़िए, वो एक उत्कृष्ट रचना उसको हम कभी कह नहीं पाएंगे। उसी तरह हम अगर किसी को कहते हैं कि भाई ये खलनायक है किसी भी क्षेत्र में, तो बस उसके बारे में सब कुछ नकारात्मक और बिल्कुल गाली गलौज वाली भाषा में लिखा जाता है। तो उस व्यक्ति ने कुछ अच्छा किया है तो वो सीखने को भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो दो चरम बिंदु हैं, इनसे हम बच के रहें। और वैसे भी जो पुराने लोग आए गए ठीक है, आजकल भी कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे हम और आप देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कार मिलते हैं आजकल, पद्मश्री, पद्म भूषण, खेल रत्न वगैरह वगैरह, इनमें आम आदमी आ रहे हैं। कोई किसी गांव का है, कोई कहीं से है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, उनकी प्राप्तियां क्या हैं, बहुत कुछ है देश में। सिर्फ चंद लोगों के बारे में महिमा मंडन करना जरूरी नहीं है। एक और मैंने देखा है पिष्ट पेषण, ये पुराने लेखकों में भी बहुत है। कही हुई बात को 10 बार कहते हैं। जो बात 2 वाक्यों में कही जा सकती है
उसके लिए एक पूरा पन्ना लगा देते हैं। तो संक्षिप्तता जो है वो हिंदी में एक कमजोर कड़ी है। हम सबको मिलकर जरा इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। तो एक और है कि हर कोई आदर्शवाद, सिद्धांतवाद, इन चीजों में जाना चाह रहा है। आप यकीन मानिए, कम से कम जितना मैंने देखा है, फेसबुक के कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं जहां लोग लिखते हैं, हर कोई ये सोचता है कि हर चीज का पतन हो रहा है। मैं अकेला हूं मशाल लिए, मैं जिसको कहते हैं अंतिम सेनानी हूं, मुझे सबको सुधारना है। तो वो एक ही चीज लिखता है और फिर वो तो खोखलापन दिखता है उसमें। तो उस चीज से भी हमें बचना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई कुछ लिख रहा है, वो सामने वाले की समझ में आनी चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हैं। तो या तो बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, दुरू से दुरू शब्द, जैसे मैंने पहले किसी और संदर्भ में कहा था कि लगता है कि शब्दकोश को बगल में रखा हुआ है, उसमें से चुन चुन कर लिख रहे हैं। या बिल्कुल ही बेकार की भाषा जो होती है, सड़क छाप, जिसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। और इसमें एक और चीज है जो बिंदी वाली हिंदी, इसके बारे में हमारा एक विमर्श हुआ था सुल्तानपुर जुम्मन में, कि हिंदी में जिन लोगों ने बिंदी लाई है उसके पीछे उनका क्या मकसद था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। आप जब संबंध शब्द लिखते हैं उसमें म आधा और ना आधा होने से उसका उच्चारण भी बनता है, उसका अर्थ भी बनता है। लेकिन आप स के ऊपर एक बिंदी डालें, उसके बाद ब के ऊपर एक बिंदी डालें, तो बहुत कुछ बदल जाता है। उसी तरह लोग माँ जब लिखते हैं तो माँ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु के बजाय सिर्फ एक बिंदु डालते हैं, एक बिंदी डालते हैं। तो आप सभी जानते हैं उच्चारण में कितना अंतर आ जाता है। तो अगर इसको सहूलियत के लिए या भाषा को सरल बनाने के लिए ये बदलाव लाया गया है, तो आप में से कुछ लोग साहित्य के क्षेत्र में और हिंदी की जो भाषा नीति बनाने में से भी जुड़े हुए हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस धारा को वापस मोड़ लें। इससे बहुत नुकसान हो रहा है इस भाषा का, क्योंकि हिंदी एक भाषा है अन्य भारतीय भाषाओं की तरह, खास तौर पर हिंदी। मैं तेलुगु जानता हूँ, तेलुगु में लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ और है, अलग है। हिंदी में ही जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। ये बहुत गलत है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है भाषा का। ये मत कीजिए, कई शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। उसके बाद एक खास चीज है हिंदी फिल्म, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, मैं कोई मतलब अभिनय वगैरह नहीं करता हूँ, मुझे हिंदी फिल्में देखने में बहुत शौक है। पहले की हिंदी फिल्मों में भाषा बहुत अच्छी होती थी, सरल हो या जैसी भी हो। मैंने बहुत सारी जो हिंदुस्तानी भाषा है या उर्दू, हिंदी फिल्मों से ही सीखा है ये सब कुछ। खासतौर पर हिंदी गाने सुनने का मुझे बहुत बहुत शौक है, जो 50 और 60 के दशक के। आप लोग कभी सुने वो गीत, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, लता मंगेशकर वगैरह वगैरह के गाने? उनमें कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग है और कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है। कई तो सरल से सरल भाषा में बहुत अच्छा दर्शन भी व्यक्त किया गया है। इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक गीत का उल्लेख करूंगा। ये एक फिल्म बनी थी 1962 में, हम दोनों, देवानंद है उसमें नायक। उस फिल्म का एक गीत है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। आप लोग कभी सुनिए वो गीत या सिर्फ उसके जो बोल हैं पढ़िए। जीवन का पूरा दर्शन निचोड़ कर इतनी सरल भाषा में शायद ही कभी किसी ने लिखा होगा जो उस फिल्म में साहिर लुधियानवी ने लिखा है। तो मेरी जीवन यात्रा में ये बहुत है। तो आगे चलकर आप लोग सुने, जैसे कहते हैं ना सप्लाई और डिमांड रूल, डिमांड जिस तरह की चीज के लिए होगा सप्लाई भी वैसी ही होगी। आप लोग जोर देते रहें कि नहीं ये फूहड़ भाषा है, नहीं ये आप बेकार चीजों से आप गाने लिख रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, आप नहीं सुनेंगे, तो लिखने वाला अपने आप अच्छी तरह से लिखना शुरू करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब छोड़कर पुराने गीतों के ही शौकीन हो जाएं, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। इसके बाद हम कहते हैं, किसी ने पूछा कि वो कोई छाप नहीं रहा है कोई प्रकाशन घर, तो क्या करें हम? तो मैं कहता हूं कि क्वालिटी, जिसे गुणवत्ता कहते हैं, वो कहाँ से आती है? पहले मात्रा से। आप आज की बात छोड़िए, आप 1000 साल पहले भी देखिए, पहले हर चीज पर्याप्त मात्रा में आ जाए, उसमें से हम छान कर गुण निकालते हैं। वो कैसे निकालें? आप सभी मिलकर अपना एक दल बनाइए। ये नहीं कि कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, आप सिर्फ उसको पारखी बनाएं, तो वो अपने हिसाब से जो सही गलत बस वही तय करता रहेगा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो गुण उससे आएगा धीरे धीरे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
यहाँ हैदराबाद में ही कुछ गुट हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के, उनमें से कुछ का मैं सदस्य हूँ। कविता, कोई साहित्य सेवा, कुछ ऐसा वगैरह वगैरह है। उनमें कुछ लोग हैं जो रोज कम से कम 5-5, 6-6 कविताएं लिखते हैं, एक दूसरे की वाहवाही करते रहते हैं। तो इतना आसान तो नहीं होता है ना कविता लिखना, तो उसका जो सतहीपन है वो दिखता है उसमें। लेकिन चूंकि सब हर कोई वाहवाही कर रहा है, वो शख्स अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ समझने लगता है, फिर सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचती है। एक बार आदमी ये सोच ले कि मैं एकदम परिष्कृत हो गया हूं, फिर उसके बाद क्या सुधारेगा वो अपने आप को? तो आप चाहे वो 100 साल पुरानी कविताएं लीजिए, आप पंत निराला, बच्चन वगैरह की कविताएं या बाद की कविताएं, समय लगता है कुछ लिखने में, उसके बारे में सोच कर समझ कर वगैरह वगैरह। और इसमें थोड़ा अमृतलाल नागर जी का भी उदाहरण देता हूँ, जो उनको शायद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने बताया था कि आप कुछ लिखते हैं, उसके बाद दौड़िए मत उसको छपवाने के लिए, उसका पुलिंदा बांधकर अपनी दराज में रख लीजिए, 3 महीने तक उधर जाइए मत। उन 3 महीने में आपको बहुत सारा जो है आपको विचार आएंगे, आपको लगेगा कि यहाँ ऐसे नहीं वैसे लिखना चाहिए था, ये निकालना चाहिए, वो जोड़ना चाहिए वगैरह। तो तब 3 महीनों के बाद आप जाइए, उसमें जो संशोधन करना है कीजिए, फिर से पुलिंदा बांधकर उसको अपनी दराज में रख लीजिएगा, और फिर 1 हफ्ते के बाद जाइए, तब जो उसका जो अंतिम रूप निकलेगा वो निर्णायक रूप होगा, वो आपको भी अच्छा लगेगा। जबकि इस तरह का ठहराव या सब्र आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। लिखा नहीं कि बस छपाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो उसको देखें ठीक से और उस तरह से। और एक जो है, जो यहाँ के शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी अंग्रेजी के प्रति क्या अवधारणा है ये मैंने देखा। जितने लोगों से मैं मिला हूं वो अमूमन 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो अंग्रेजी से सख्त नफरत करते हैं, या उसके साथ स्पर्धा में लगे रहते हैं कि अंग्रेजी को नीचा दिखाना है, या हम ये कहना चाहते हैं कि वो तो कल परसों की भाषा है, हिंदी तो 1000 साल पुरानी है वगैरह। वैसे अंग्रेजी कम से कम 1200 साल पुरानी है आप इसके इतिहास में। लेकिन इसमें ना पढ़ते हुए अंग्रेजी से सीखने के लिए बहुत कुछ है। संक्षिप्तता, सटीकता, तीक्ष्ण तरीके से लिखना, ये सब आप देखेंगे आप एकदम चकित रह जाएंगे। उसके अलावा जो अंग्रेजी का लेखक होता है, चाहे वो नोबेल प्राइज वाला उपन्यास या कोई उसकी रचना क्यों ना हो, आपको वो क्लिष्ट भाषा नहीं मिलेगी कि लेखक जो अपने आप को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, वो सोच रहा है कि मैं अगला मुझे प्रेमचंद या कुछ ऐसा बनना है, वो सब उनमें नहीं होता है। एकदम भाव के साथ लिखते रहते हैं, जिसे कहते हैं हम कि मस्त होकर लिखना, वैसे लिखते हैं और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम जो हिंदी की कुछ किताबों में, खासतौर पर जो 40-50 साल पहले लिखी गई किताबें हैं, उनमें जो घनत्व है, उनमें जो भाव प्रबलता है, वो अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी की शायद ही कोई किताब होगी जो आपको दिल तक छू पाएगी, लेकिन हिंदी की जो अच्छी किताबें हैं बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। तो ऐसा नहीं कि बुरा हुआ है, जिन लोगों ने लिखा है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वहां से सीखते नहीं है। और फिर कई हिंदी लेखकों में, खासतौर पर पुराने जमाने के लेखकों में जो शायद 70 या 80 दशक के दशक तक लिखते थे, एक बहुत ही कमजोरी है, बहुत बड़ी बड़ी कमजोरी जो बात कि एक तो जो उनका कथानक है या जो हुआ है, जो लोग उपन्यास लिखते हैं, जगह का कोई विवरण नहीं देखते हैं, उल्लेख नहीं देखते हैं, तो पढ़ने वाला समझ ही नहीं पाता है कि ये कहाँ पर है, ये हुआ कहाँ है। दिल्ली में हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या कहीं महाराष्ट्र में, कहाँ पता नहीं चलता है। दूसरा, ये किन सालों की बात कर रहे हैं, 1915 में हुआ, 1965 में हुआ, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ये नहीं होता है। अभी मैं याद करूं तो मैं 2 किताबें उनका उल्लेख दूंगा आपको। एक है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की लिखी हुई किताब है शायद, और दूसरा है सुनीता, जो कि जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ उपन्यास है। पता ही नहीं चलता है कि किस दशक में ये सब हुआ है, तब हम एक तरह से मानसिक तौर पर जुड़ पाते हैं अगर लेखक वो सब उल्लेख करता है। नहीं तो लगता है कि ये कभी भी हुआ होगा, या उस जमाने में ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और फिर एक चीज देखें हम कि ले दे के भाषा आम जनता से ही बनती है, जो तथाकथित विद्वान हैं उनसे नहीं बनती है।
और आम जनता जो है उनके पास सबसे ज्यादा जो है 3 चीजें होती हैं। एक तो है पत्रिकाएं, दूसरी चीज है ये उपन्यास, और तीसरा है अखबार। तो इनका स्तर आप लोग हो सकता है आप में से कुछ आगे जाकर पत्रकारिता से जुड़े या किसी भी तरह से भी जुड़े, तो ध्यान रखिएगा कि इनका स्तर बनाए रखिए। हैदराबाद से कुछ छपती हैं, कुछ अखबारें छपते हैं यहाँ पे, उनकी जो भाषा है वो बहुत ही, मैं क्या कहूँगा कि औसतन ही कहूँगा, उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और ये मैं किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर नहीं कह रहा हूँ, हिंदी में मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पत्रिकाएं होती हैं, आप में से कई लोग रीडर्स डाइजेस्ट इंग्लिश की जो पत्रिका आती है पढ़ते होंगे, खासतौर पर जो 70, 80 और 90 के दशक में उसके अंक आते रहते थे। बहुत ही अच्छी वो पत्रिका होती थी, उसमें वो सब कुछ होता था जो आम आदमी पढ़ना चाहता है। तो लोग पढ़ेंगे, खरीदेंगे, तो कोई लिखेगा, तो भाषा का विस्तार बना रहेगा। और उसमें आखिर छपता क्या था? रोजमर्रा ये जीवन की घटनाएं, तो कोई चुटकुला, कोई पहेली, कोई एडवेंचर वाली बातें, कुछ फौजी चुटकुले होते थे, किसी की आप बीती होती थी, कोई कुछ उपकरण, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में कुछ, और ऐसी कई सारी चीजें होती थी। थोड़ा चंद शब्द लिखकर आप उसके साथ कोई क्रॉसवर्ड कीजिए इस तरह से। तो जब तक वो जो पत्रिका है उसने अपना ये ढांचा बनाए रखा, तब तक सब ठीक चलता रहा। उनके मैनेजमेंट में बदलाव आया, वो लोग आधुनिक बनने के चक्कर में उस पत्रिका को उन्होंने डुबो दिया। आज वो पत्रिका आपको मुश्किल से बाजार में भी नहीं मिलेगी। मैं देखता रहता हूँ, हमारे यहाँ आती है पत्रिका। और कुछ अंत में मैं यही कहूंगा कि मेरी कुछ और जो हैं जिसे कहते हैं कुछ पीड़ा है, कुछ चिंता है। मेरी पत्नी घर में ट्यूशन लेती हैं, तो 10वीं 11वीं के जो हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में, वो कहते हैं मैडम हम हिंदी क्यों पढ़ें? क्यों मतलब उसको पूछो क्यों, ये सवाल क्यों पूछो? नहीं, मैं तेलुगु हूँ, मैं तमिल हूँ, घर में वही बोलते हैं, और आगे मुझे पूरी पढ़ाई इंग्लिश में करनी है, तो हिंदी जान के मैं क्या करूंगा? आजकल तो पूरा इंग्लिश से काम चलता है हर जगह में। मतलब तो नौकरी करने से है, पैसा कमाने से है। शादी भी करूंगा तो जो अपनी भाषा की, या वैसे भी 15-16 साल का लड़का या लड़की थोड़ी शादी के बारे में सोचता है, तो उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये इस तरह के सवाल आपके पास भी आएंगे, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कोई ये कहेगा कि मैं हिंदी क्यों पढ़ूं, मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रभाषा, वो कहता क्या राष्ट्रभाषा, मुझे क्या लेना देना राष्ट्रभाषा से, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसका जो समाधान थोड़ा बहुत मेरे जहन में है कि ये जो पढ़ने की श्रृंखला टूट जाती है ना करीब 14-15 साल की उम्र के बाद से, उसको बनाने के लिए हमें जो उनकी रुचि के अनुसार कुछ होना चाहिए। लड़कियां हों या लड़के हों, क्या पढ़ते हैं? रोमांस पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, सनसनीखेज पढ़ते हैं। और हिंदी में जो सनसनीखेज है उनका स्तर कितना घटिया हो सकता है, ये हम अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने के बाद ही जान पाते हैं। तो वो उपन्यास उस तरह के कोई लिखे, कोई छापे, तो लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई लोगों के लिए एक जो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे हिंदी 10वीं तक ही रहती है, उसके बाद वो क्यों पढ़ेगा फिर? जरूरी नहीं कि यहीं दक्षिण की बात हो, आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली कहीं भी पढ़ते हो, तो अगर वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो आप साइंस में चले जाएंगे, आर्ट्स में चले जाएंगे, कॉमर्स में चले जाएंगे, तो फिर आप वो भाषा पढ़ेंगे नहीं। तो जब आपके वो विषय प्रणाली में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर आप जाएंगे नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो वही वो दुकानों के ऊपर जो नाम लिखे हैं या बस के पीछे जगह का नाम लिखा हुआ है, बस वहां तक सीमित होते होते घुल के एकदम उसका कहते हैं विलयन हो जा रहा है। ये हो रहा है। तो इसका समाधान आप लोगों को ढूंढना है। आप लोग नई पीढ़ी वाले हैं। मेरे अनुसार जो हो सकता है उसका मैंने लिखा है, आपको बताया है। और इसके अलावा ये भी बात है कि आज भी मैं, जब मुझे मनोरंजन चाहिए होता है तो मैं इंग्लिश की किताब ही पढ़ता हूँ, क्योंकि जो अच्छे उपन्यास होते हैं जिसमें रोमांच होता है, देश विदेश की बातें होती हैं, वो आज भी अंग्रेजी की किताबों में। तो हिंदी में भी हमें ये सब लाना पड़ेगा, तब जाके लोग पढ़ेंगे। निराश होकर कोई फायदा नहीं कि भाई सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, डूबता जा रहा है,
लोग पढ़ते नहीं हैं, वैसे निराश मत होइए, आशावादी बने रहिए। ये बहुत सुंदर भाषा है, इसमें जितने स्वर हैं अंग्रेजी में नहीं है, बाकी भारतीय भाषा में है, अंग्रेजी में नहीं है। इसमें जितनी अभिव्यक्ति है अंग्रेजी में नहीं है, और इसमें जितना लचीलापन है वो अंग्रेजी में नहीं है। कई शब्दों को आत्मसात किया है हिंदी ने, अंग्रेजी ने नहीं किया है। उसी तरह एकदम जिसे कहते हैं जमीन से जुड़े शब्द हैं वो हिंदी में हैं, अंग्रेजी में नहीं है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी भाषा में बहुत ऊंचे स्तर की हैं। तो उनको और बनाना, उनकी वृद्धि करना, ये सब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ऐसे जकड़े हुए मत रहें, क्या साहित्य है क्या नहीं, क्लिष्ट भाषा, अपभ्रंशित भाषा, एकदम सहज रूप से रहिए, सहज तरीके से पढ़ें, लेकिन भाषा को बिगाड़े मत। तो यहाँ पर मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। आप लोगों की तरफ से कोई भी सुझाव, कोई टिप्पणी, कोई सवाल कुछ भी हो तो जरूर पूछें। प्रसाद साहब सुन पा रहे हैं आप? जी कहिए। मेरी आवाज? हाँ हाँ बोलिए। प्रसाद साहब, अभी बच्चे लोग तो जो बोलेंगे सो बोलेंगे ही, लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये सीरीज शुरू की और हमने सबसे पहले इसमें आपसे बात करना चाहा और आप सहमत हुए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आमतौर पे जो हिंदी के साहित्यकार आते हैं, हम जैसे जो लोग आते हैं, वो इस पर्सपेक्टिव के साथ नहीं आते। ये बहुत सारी बातें वो कहते नहीं और हमारे बच्चे जानते नहीं, हम नहीं जानते। आपने बहुत बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, अगर कोई उसको समझे और लागू करना चाहे तो। कई सारी दृष्टियाँ आपने दी हैं चीज़ों को देखने समझने की। और कुछ क्षेत्र तो बिल्कुल जो खाली पड़े हुए हैं, जैसे आपने कहा कि जो हाई स्कूल के बाद के जो पाठक हैं, जो सामान्य पाठक हैं, उनके लिए स्तरीय साहित्य ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारा सनसनीखेज साहित्य है वो कितना थर्ड क्लास है वो सबको पता है। तो बहुत सारा गैप है। और अंग्रेजी से जो तुलना करते हुए आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो खुद उसमें भी, मेरी भी वही समस्या है। अंग्रेजी अखबार पढ़ लो या अंग्रेजी किताबें पढ़ लो। इस वक्त मेरे मेज पे दाहिनी तरफ 20 किताबें हैं और 20 जो मैंने पढ़ने के लिए सामने रखी हैं वो सब अंग्रेजी में है। तो ये तो हालत है, ये हमारी हालत है और इसके दोषी हम हैं। और आप जो आउटसाइडर इनसाइडर का मेरा कंसेप्ट था वो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने कही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं अपनी ओर से देता हूँ। बाकी अभी जो हमारे संचालक हैं वो आपसे बात करेंगे, अध्यक्ष महोदय बात करेंगे, बच्चे बात करेंगे। तो जो भी संचालन कर रहे हैं वो कृपया आगे बढ़ें, संभालें। मेरी ओर से तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बड़ा आनंद आया, बहुत सीखा हमने। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अपनी व्याख्यान अभी रखी है सर, उस यही जान सकते हैं कि आपने हिंदी भाषा को और उसके साहित्य को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि उसको परखा है। और आपकी जो परख है वो हम छात्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही और आलोक पांडे सर ने भी जो बातें उसमें सम्मिलित कर कही कि जो एक आप बना हुआ है, आवश्यक है कि जो बच्चे आने के लिए हमारे पास चीजें उपलब्ध। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज कट रही है। हाँ, थोड़ी डिस्टर्ब है आप। यदि आप वीडियो बंद कर लें तो आवाज स्पष्ट आएगी। एक्चुअली नेटवर्क को हाँ, लेके थोड़ी समस्या है। प्रिया वीडियो बंद कर दिए। प्रिया वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ ओके सर। जी सर, तो मैं वही कह रही थी कि आपके व्याख्यान से हम छात्रों को बहुत लाभ मिला है। और हमारे कई जूनियर्स भी मौजूद हैं इसमें। तो यदि उनका कोई सवाल है उनकी अगर, तो वो रखें। और सर से अगर पूछना कुछ चाहें तो वो प्लीज़ अपने क्वेश्चन रखें।
किन्हीं के यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम संगोष्ठी के समापन की ओर बढ़ेंगे। समापन से पूर्व हम टीएसएस प्रसाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय हमें दिए और आपने अनुभव अपने हमसे साझा किए। साथ ही हिंदी के प्रति आपकी जो रुचि है, आप तेलुगु भाषी होते हुए भी हमारी हिंदी के लिए इतना सोचते हैं, उस पे आपकी निगाह है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और संगोष्ठी के समापन की ओर हम बढ़ते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे प्रोफेसर सर आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हमारे विभागाध्यक्ष पाठक सर हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम हमारे समक्ष रखे जिससे हम छात्रों को काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। और जैसा कि पांडे सर ने कहा कि यह एक सीरीज में है, ऐसे और संगोष्ठियां हमारे समक्ष लाई जाएंगी जो हमें लाभान्वित करेंगी। तो इन ऐसे कार्यक्रमों के लिए आपका और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय का, आलोक पांडे सर का और उपस्थित सभी छात्रों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी। पाठक जी हैं? जी कहिए। नहीं, पाठक जी आप हैं क्या पाठक जी? जी जी मैं हूँ। हाँ, पाठक जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जी जी धन्यवाद ज्ञापन हो गया औपचारिक रूप से। मैं पुनः अपनी ओर से, विभाग की ओर से प्रसाद जी का मैं धन्यवाद। एक बिल्कुल अलग क्षेत्र से आकर उन्होंने हमें जो कुछ बताया वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक तरह से आईना है जिसमें हम अपनी हिंदी की तस्वीर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।